गुलिस्तां हमारा है। 15 अगस्त 1947 की सुबह 8:30 बजे अंग्रेजी हुकूमत का चांद हमेशा के लिए डूब गया और भारत का सूर्य हमेशा के लिए उदय हुआ। इसे देखने के लिए उस वक्त करीब 6 लाख लोग प्रिंसेस पार्क में इकट्ठा हुए थे। भारत की आन बान और शान के इस प्रतीक तिरंगे को दिल से न सिर्फ वहां मौजूद भारतीयों ने अपने दिल से सलामी की, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन समेत अंग्रेज सरकार के अधिकारियों ने भी तिरंगे की शान में सैल्यूट किया। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 और 15 अगस्त 1947 की कहानी, जिसे देखकर आप खुद को उन्हीं 2 दिन में खड़ा हुआ महसूस कर सकेंगे और अमृत बेला के इस रंग रूप को देखकर आपका रोम रोम गर्व से कह उठेगा, भारत माता की जय। अमृत कथा की इस बेला तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल तक संघर्ष किया था। लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों को हंसते हंसते इस आंदोलन के हवन कुंड में न्यौछावर कर दिया था। इसके तप की गर्मी ने हर दिन अंग्रेजी हुकूमत की अकड़ को तिल तिल करके जलाया। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की गर्मी के आगे अंग्रेजी सरकार के पैर उखड़ने लगे थे। पहले वो 1948 में भारत को आजादी देना चाहते थे, लेकिन 1 साल पहले यानी 1947 में उन्होंने भारत को उसके सपूतों के हवाले कर देना ही बेहतर समझा। भारत को आजाद करने की प्रक्रिया साल 1947 के शुरुआत में ही हो चुकी थी और इसी को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। इसके साथ ही कैबिनेट मिशन को भी भारत भेजा गया ताकि वो आम राय के आधार पर देश की आजादी का प्लान तैयार कर सके। लेकिन जिस तरह से इस काम को उन्होंने अंजाम दिया, उससे उनकी नीयत में एक खोट नजर आया और इसका पूरा ठीकरा उन्होंने भारत के नेताओं के सिर पर फोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अंग्रेजी हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीयत की ही थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने की नई मांग पर अड़ जाएं, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजी हुकूमत भारत का बंटवारा कर सके। और 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर उस वक्त के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत को बंटवारे के जख्म के साथ आजादी मिलेगी। India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. It has been a prime object of British policy to maintain the unity. ये अंग्रेजी सरकार की पहली पॉलिसी है कि कोई भी देश यूनिटी के साथ रहे। भारत के नेताओं को मनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस काम में ये सरकार सफल नहीं हो सकी। हिंदुस्तानी नेता यूनिटी की इस पॉलिसी पर एक राय नहीं हो सके, इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के पास अब इस देश का बंटवारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसके तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पर देश को संबोधित किया। Today, I am speaking to you on another historic occasion when a vital change affecting the future of India is proposed. You have just heard an announcement. आपने अभी ब्रिटिश सरकार की घोषणा सुनी, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारत की आजादी का वचन भी दिया गया है, जिसे हम लोगों ने मान लिया है। अगर ईमानदारी से कोशिश की जाती तो ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से भारतीय नेताओं को बिना बंटवारे के देश की आजादी के लिए राजी किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को देश छोड़ने की अपनी बेइज्जती का बदला जो लेना था।
भारी मन से ही सही भारतीय नेताओं ने आखिरकार अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारत को आजादी देने के अपने वादे को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि उन्हें इसमें नए इंडिया का विजन नजर आ रहा था। अंग्रेजों और भारतीय नेताओं की आम राय के आधार पर 15 अगस्त 1947 का दिन आजादी के लिए मुकर्रर किया गया। इस दिन का चुनाव नेताओं ने ज्योतिष शास्त्रियों से राय मशवरा करके निकाला था। तो लॉर्ड माउंटबेटन भी ये मानते थे कि 15 अगस्त का अंक उनके लिए शुभ है, क्योंकि कई मित्र देशों को अंग्रेजी सरकार ने इसी दिन आजादी दी थी। 14 अगस्त को झमाझम बारिश के बावजूद लाखों लोग सड़कों पर आने लगे। ये सभी अपने देश को आजाद होते हुए देखना चाहते थे। लाखों लोग सड़कों पर रात भर घूमते रहे। किसी की आंखों में ना थकान थी और ना ही नींद। ये सब 15 अगस्त को आजादी के सूरज को चढ़ते हुए देखना चाहते थे। देश को आजादी ऐसे समय पे मिली जब पूरा उपमहाद्वीप विभाजन के संकट से गुजर रहा था। ऐसे में देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले दो बड़े नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दो अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। इस पत्र के जवाब में गांधी जी ने कहा था कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों तो वो कैसे आजादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। जहां जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त 1947 की रात आजाद भारत में पहला भाषण दे रहे थे, यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी ने तब किसी भी समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। विभाजन की त्रासदी ने उन्हें अंदर तक झंझोर दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप भी खुशियां ना मनाएं। दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आजादी मिली है उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीच भी है। ऐसे में हम दिए कैसे जला सकते हैं? मेरे लिए आजादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। जो 14 अगस्त 1947 की अगर बात करें तो एक बड़ी अनोखी परिस्थिति थी लोगों के मानसिक मन में, क्योंकि दो अलग विपरीत दिशाओं में भारत जा रहा था। एक तरफ तो एक नए भारत का निर्माण होने वाला था और एक नई धारा उसको दिखने वाली थी और एक नए रास्ते पे वो निकलने वाला था 100 साल की गुलामी के बाद। और दूसरी तरफ इसी भारत का धर्म के आधार पे विभाजन हो रहा था। तो एक तरफ तो निर्माण हो रहा था और एक तरफ इसका बिखराव हो रहा था। आजादी के दस्तावेजों में दावा किया गया कि उस समय गांधी जी बंगाल में शांति लाने के लिए कलकत्ता में थे। वहां 1 साल से अधिक समय से हिंदू व मुसलमानों में संघर्ष चल रहा था। महात्मा गांधी नोआखली, जो कि अब बांग्लादेश में है, जाने के लिए 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता पहुंचे थे। यहां वह मुसलमानों की बस्ती में स्थित हैदरी मंजिल में ठहरे और बंगाल में शांति लाने और खून खराबा रोकने के लिए भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने 13 अगस्त 1947 को लोगों से मुलाकात करते हुए शांति के प्रयास शुरू कर दिए थे। उस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बताया गया कि अगर वो कलकत्ता में शांति ला सकते हैं तो उस समय पूरा बंगाल सामान्यता और सद्भाव में लौट आएगा। आजादी से कुछ सप्ताह पहले उनका बिहार और फिर उसके बाद बंगाल जाने का भी कार्यक्रम था। गांधी जी देश के विभाजन से इतने नाराज थे कि उन्होंने 15 अगस्त की रात नेहरू का ऐतिहासिक भाषण नहीं सुना था और वो रात 9 बजे ही सोने चले गए थे।
15 अगस्त को मिली आजादी में कुछ ऐसे भी राज्य थे जो उस दिन आजाद नहीं हो सके थे। इनमें से एक था गोवा, जो उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसी के साथ दमन, दीव, दादर और नगर हवेली भी पुर्तगालियों से उस वक्त आजाद नहीं हो सके थे। भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासतों ने भी उस वक्त आजादी का जश्न नहीं मनाया था, क्योंकि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। उन्हें कुछ साल बाद आजाद कराया जा सका। 14 अगस्त को झमाझम बारिश के बावजूद लाखों लोग सड़कों पर आने लगे। ये सभी अपने देश को आजाद होते हुए देखना चाहते थे। लाखों लोग सड़कों पर रात भर घूमते रहे। किसी की आंखों में ना थकान थी और ना ही नींद। ये सब 15 अगस्त को आजादी के सूरज को चढ़ते हुए देखना चाहते थे। आजादी के जश्न की रात को इंद्रदेव ने भी मानो इस बात का इशारा किया था कि जश्न को और भी जोशीला बनाने के लिए देवता भी जैसे ऊपर से पानी के रूप में फूल बरसा रहे थे। चौदह अगस्त को सेंट्रल हॉल में भारत की आजादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। सुचेता कृपलानी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और वंदे मातरम के साथ इसका आगाज किया, तो वहां बैठे नेताओं का रोम रोम जोश से भर गया। सुचेता कृपलानी जी का इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान और अविस्मरणीय जो है योगदान है। एक पॉलिटिकल योगदान, जैसे कि अभी पहले जो है दो उनकी क्रांतिकारिता और वीरता की गाथा जो है कहा गया। सुचेता जी क्विट इंडिया मूवमेंट से जो है गांधी जी के संपर्क में आई और गांधी जी की जो है पसंदीदा जो है सत्सेनानी नायिका जो है वो बनी। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ बराबर चला करती थी। याद होगा आपको कि जब जो है नोआखाली आपका जो है मैं गांधी जी ने जाकर अनशन किया हिंदू बंटवारे के समय, हिंदू मुस्लिम राइट के समय, तो सुचेता कृपलानी गांधी जी के साथ जाकर उस दंगाई माहौल में वो निहत्ते जो है गांधी जी भी गए थे और सुचेता कृपलानी उनके साथ गई थी। बाद में वो राजनीति में भी आई। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद अपना भाषण देना शुरू किया, जिसे वह पहले से ही लिख कर लाए थे। अपनी बात रखते हुए नेहरू ने कहा कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा, जो इतिहास में बहुत ही कम आता है। जब एक युग का अंत होता है, ये एक संयोग है कि हम आज भारत की जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इसके बाद पंडित नेहरू ने भारत का तिरंगा रात 12 बजे सेंट्रल हॉल में फहराया। दिल्ली की सड़कों पर रात भर जश्न मनता रहा। लोग नारे लगाते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। एक दूसरे को गले लगाकर
बधाइयां दे रहे थे। सुबह 8 बजे सबसे पहले नेहरू की कैबिनेट को शपथ दिलाई गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंग्लैंड के किंग जॉर्ज VI का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने का न्यौता दिया था और देश के राजनेताओं को अपनी पूरी राजनीतिक सूझबूझ के साथ इसे आगे ले जाने के लिए बधाई दी। पंद्रह अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाकर आजादी की पहली सुबह का शानदार स्वागत किया था। जब भारत आजाद होने को हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अभिलाषाएं थी कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खान को दिल्ली आमंत्रित किया जाए। इतिहासकारों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस समारोह का इंतजाम देख रहे तत्कालीन संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयब जी को खान साहब को ढूंढकर उन्हें दिल्ली लाने की जिम्मेदारी दी गई। नेहरू के आमंत्रण पर खान साहब दिल्ली आए। बिस्मिल्लाह खान और उनके साथियों ने राग बजाकर 15 अगस्त 1947 को सूरज की पहली किरण का स्वागत किया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उतारा गया और भारत के तिरंगे को पूरी आन बान और शान के साथ हमेशा के लिए लहरा दिया गया। हवा उस वक्त इतनी तेज थी कि भारत के तिरंगे में लहर लहर कर पूरी दुनिया में अपनी खुशी का झूम झूम कर एहसास कराया और जश्न मनाया। शाम को 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का तिरंगा फहराना था। इस घटना को देखने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने कुछ 30,000 लोगों की व्यवस्था की थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि 6 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए वहां मौजूद होंगे। इस घटना की रिपोर्टिंग करने आए BBC के पत्रकारों ने इससे ज्यादा भीड़ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इंडिया गेट पहुंची। तो लोगों की भीड़ देखकर, हुजूम देखकर वो हैरान रह गई। इस चीज का जिक्र उन्होंने अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में भी किया है कि वो मंच पर जाना चाहती थी, लेकिन भीड़ के बीच ऐसी फंसी कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इतने में नेहरू की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने कहा कि लोगों के ऊपर से होते हुए आप ऊपर मंच पर आ जाओ। लेकिन पामेला ने कहा कि उन्होंने हील वाली सैंडल्स पहन रखी हैं, वे लोगों पर चढ़कर कैसे आ सकती हैं। तब नेहरू ने चिल्लाकर उनसे कहा कि अपनी सैंडल्स अपने हाथों में पकड़ लीजिए। उसके बाद भीड़ ने खुद पामेला को मंच तक पहुंचा दिया। भीड़ इतनी थी कि खुद लॉर्ड माउंटबेटन भी झंडा फहराने मंच तक नहीं जा सके। उन्होंने नेहरू से आग्रह किया कि वह झंडा फहरा दे। इसके बाद नेहरू ने इशारा किया, झंडा ऊपर गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ गज की दूरी से ही भारतीय तिरंगे को सैल्यूट किया। जमीन पर भारतीय तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी, तो उसी वक्त आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष उभर आया। जो इस बात का साफ संदेश देता था कि इस देश की आजादी और तिरंगे की इंद्रधनुषीय छटा के रंग अब कभी फीके नहीं पड़ेंगे। ये लोगों को सतरंगी छटा के साथ एकजुट और इकट्ठा होने की प्रेरणा देते रहे।